Welcome back. In this particular video, we are back with another practice of sample paper of IP class 12 for term 1 practice. ये मॉक टेस्ट का सेकंड टेस्ट है जिसके सारे क्वेश्चंस हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि जितना हो सके मॉक टेस्ट में हम सारे यूनिक क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकें सो दैट आपको प्रैक्टिस करने के लिए सारे कॉन्सेप्ट का ब्रॉडर एस्पेक्ट मिल सके और आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके अपने आने वाले एग्जामिनेशंस में। एंड आई होप दैट कि ये जितने भी मॉक सेशंस के वीडियोस हैं या इसके पहले जो हमने एमसीक्यू सीरीज की वीडियोस अपने चैनल पे डाले हुए हैं वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, ना केवल एग्जामिनेशंस के लिए, इनफैक्ट सारे ही कॉन्सेप्ट को लर्न करने के लिए, बेहतर तरीके से समझने के लिए। नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर visiting for the first time या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो और यू फाइंड इट यूजफुल फॉर यू देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल। तो चलिए आज के सारे क्वेश्चंस को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 1 as you can see in your screen is asking that Smita want to create a presentation for her project work but she does not have PowerPoint installed on her computer. What free software she can download to complete her project? इन द सेंस स्मिता को एक प्रोजेक्ट रेडी करना है, प्रेजेंटेशन रेडी करना है, बट उसके कंप्यूटर में पावर पॉइंट नहीं है जो कि हम ज़्यादातर प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप कौन से फ्री सॉफ्टवेयर को उसे डाउनलोड करना या इंस्टॉल करने की सलाह देंगे ताकि वो अपना प्रेजेंटेशन रेडी कर सके। नाउ वी ऑल नो दैट कि अगर आपको प्रेजेंटेशन या डॉक्यूमेंट का कोई भी वर्क करना रहता है तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर फ्रीली हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है दैट इज बेसिकली ओपन ऑफिस। और ओपन ऑफिस में भी बेसिकली 3 हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एक डॉक्यूमेंट्स के लिए, एक प्रेजेंटेशन के लिए और एक हमारे कैलकुलेशंस के लिए जिसे हम स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। तो प्रेजेंटेशन के लिए जो ओपन ऑफिस में सॉफ्टवेयर होता है दैट इज बेसिकली नोन एज व्हाट योर इम्प्रेस। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑलवेज रिमेंबर ओपन ऑफिस इम्प्रेस। एक बात और आपके मैं बता दूं कि अगर ये स्प्रेडशीट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो वहां पर आप ध्यान रखेंगे कि उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है ओपन ऑफिस कैल्सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इट इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस मेक ई वेस्ट हैजार्डस इन नेचर। इनमें से कौन सा एलिमेंट है, जितने भी ई वेस्ट होते हैं उनमें कौन से ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हार्मफुल हैं हमारे नेचर के लिए, नुकसान पहुंचाते हैं। सो कैडमियम इज देयर, प्लास्टिक इज देयर, मरकरी इज देयर, या ये सभी। वेल इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द एबव। लाइक कैडमियम नुकसान पहुंचाता है ये एलिमेंट, प्लास्टिक भी ऑब्वियसली ई वेस्ट का पार्ट होता है, मरकरी इज ऑल्सो देयर। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये कहीं ना कहीं ई वेस्ट के सब्सटेंसेस होते हैं जो विच आर बेसिकली हैजार्डस फॉर आवर नेचर। तो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग नाउ इट रिफर्स टू द प्रॉपर मैनर एंड बिहेवियर वी नीड टू एग्जिबिट व्हाइल बीइंग ऑनलाइन। तो जब आप ऑनलाइन वर्क करते हैं तो उस समय जो उसके एटिकेट्स हैं, उसके जो मैनर और बिहेवियर है जो हमें फॉलो करने चाहिए, वी शुड एग्जिबिट, दे आर बेसिकली नोन एज व्हाट नेट एटिकेट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज नेट एटिकेट्स। ऑनलाइन एटिकेट या डिजिटल एटिकेट्स या ई एटिकेट्स नाम से कोई भी संज्ञा नहीं होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 is basically there are 2 statements given. We have to decide which one is true or which one is false. Statement 1 is saying that copyright grants legal right to protect our creative work as property. Now copyright हम जानते हैं कि जो भी intellectual properties आपकी होती हैं, whenever we are talking about intellectual properties, it means that any creative work, it's not something जो physical होता है। तो जब हम क्रिएटिव वर्क की बात करते हैं वो कोई आर्टिस्टिक वर्क भी हो सकता है, वो कोई स्कल्पचर भी हो सकता है, वो कोई लिटरेचर भी हो सकता है, वो कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो इस तरह के जितने भी आप वर्क करते हैं इसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्ट हम अडॉप्ट करते हैं या जिसके लिए हम क्लेम करते हैं दैट बेसिकली एक्ट इज नोन एज व्हाट योर कॉपीराइट एक्ट। सो इस क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है। अगला जो स्टेटमेंट है दैट इज फ्रीवेयर सोर्स कोड इज यूजुअली हिडन फ्रॉम यूजर। सो अगेन फ्रीवेयर इज व्हाट विच इज बेसिकली फ्री टू यूज, बट आप उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। उसमें जो लाइसेंस का एग्रीमेंट होता है यूजर के साथ में वो आपको परमिट नहीं करता कि आप उसमें कुछ भी तरीके से चेंजेस कर सकें या उसे आगे और किसी के साथ शेयर कर सकें। फ्रीवेयर्स जो होते हैं ये सिर्फ आप फ्रीली यूज कर सकते हैं। सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग हियर इन केस। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन देयर आर 2
statements given, dash is data trail you leave while surfing internet without knowing you are doing so. In the sense जब आप इंटरनेट पे वर्क करते रहते हैं और उस दौरान आपके द्वारा किए गए कार्यों का जो डेटा है या उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो इंटरनेट पे पीछे छूट जाती हैं या स्टोर हो जाती हैं और आपको उनके बारे में जानकारी नहीं होती। आप जो भी एक्टिविटी करते हैं कई दफ़ा उसकी जानकारी आपको अवेलेबल नहीं होती। जैसे आपने मोबाइल में कोई ऐप इस्तेमाल किया और उस दौरान आपकी लोकेशन ऑन हो गई, तो इंटेंशन आपका लोकेशन ऑन करने का नहीं था, बट वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो गया अनइंटेंशनली। तो इस तरह का जो डेटा ट्रेल होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। और जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज सेइंग दैट इट इज यूजुअली ग्रांटेड फॉर इन्वेंशंस। सो वी ऑल नो दैट कॉपीराइट एज आई सेड फॉर क्रिएटिव वर्क। देयर इज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क बेसिकली जो सिंबल्स होते हैं, साइन होते हैं, सिग्नेचर्स होते हैं या पैराफ्रेज होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए या ट्रेडमार्क का इस्तेमाल होता है। और सिमिलरली पेटेंट जो होते हैं, जो इन्वेंशंस होते हैं बेसिकली साइंस या टेक्नोलॉजी की फील्ड्स में, उन्हें हम पेटेंट के द्वारा प्रोटेक्ट करते हैं। सो बेसिस ऑन दिस वी कैन से फर्स्ट इज योर पैसिव एंड सेकंड इज व्हाट योर पेटेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट एंड व्हाट योर पेटेंट। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगेन देयर आर 3 स्टेटमेंट्स गिवन एंड इट इज अबाउट नेट एटिकेट्स। हमें डिसाइड करना है इनमें कौन सा ट्रू है। स्टेटमेंट 1 is saying that we should not use copyrighted material without permission of creator। बिल्कुल सही बात है कि किसी भी क्रिएटर का जो क्रिएशन है या उसके द्वारा बनाया हुआ कोई वर्क है उसे उसकी परमिशन के बगैर आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो दिस इज ऑब्वियसली ट्रू। स्टेटमेंट 2 is saying that we should not blindly believe in everything that we come across on social media। It is again absolutely right that कई दफ़ा आप सोशल मीडिया पे रहते हैं और कई र्यूमर्स होते हैं, यदि आप उन पे बिलीव कर लेंगे सो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो ऑब्वियसली स्टेटमेंट 2 भी जो होगा हमारा फॉल्स होगा। जहाँ तक बात है स्टेटमेंट 3 की, वी शुड रिस्पॉन्ड टू ऑल मेल्स एंड कमेंट्स वेदर दे हैव रिलेवेंट और नॉट। सो ये जो स्टेटमेंट है इट इज़ नॉट ट्रू बिकॉज कई दफ़ा आपके पास अननोन मेल्स आते हैं, स्पैम्स होते हैं, तो आप उनको रिस्पॉन्ड करेंगे तो उसमें आपका लॉस हो सकता है, आपकी आईडी थेफ्ट हो सकती है या आप विक्टिम बन सकते हैं साइबर क्राइम के। इसलिए सारे ही मेल्स को रिस्पॉन्स करना हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और उसी तरह से जब आप किसी फोरम पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप सभी ही पोस्ट का रिस्पॉन्स करें या उसका आंसर दें या उसके लिए कमेंट करें। सो इन द सेंस वी कैन से it is saying that which are true. So statement 1 and statement 2 are true here. So option C is correct. बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। Now here in question number 7 it is asking that which of the following is not an example of e-waste। e-waste का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? Discarded hard disk which is actually the example of e-waste। ब्रोकन स्मार्टफोन, ऑब्वियसली ये भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है तो ये भी ई वेस्ट होगा। अगर वो टूट जाए आपका मोबाइल फ़ोन तो जाहिर सी बात है वो ई वेस्ट ही होगा। नॉन फंक्शनिंग कीबोर्ड इज अगेन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। लीक्ड एंड डिस्कार्डेड पाइप, से फॉर एग्जांपल आपके घर में जो पाइपलाइन है जो जनरली स्टील की होती है तो वो अगर लीक हो जाए और उसका इस्तेमाल ना करें तो वो ई वेस्ट में हम कंसीडर नहीं करेंगे। सो वी कैन से ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है OSI stand for। So basically it is Open Software Initiative, Open Source Initiative, Open Source Internet, Open Software Integration। So इसका जो आंसर होगा that is basically Open Software Initiative। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। LOC uses dash to access series values। It is positional, labeled, anyone or value। So the correct answer of this would be labeled index because say for example आपके पास एक सीरीज है A, B, C, D और इसकी कुछ वैल्यूज आपने डाली यहाँ पे 20, 30 एंड 40। तो अगर आप लिखते हैं say for example S.LOC and when you take this A colon से C, it means that ये आपको इन 3 वैल्यूज को एक्सेस करेगा। तो इट इज लेबल्ड इंडेक्स एक्चुअली। इंस्टेड ऑफ दिस इफ सपोज यहाँ पे रहता है S.ILOC एंड वहां पर जब हम इंडेक्स नंबर यूज करते हैं से फॉर एग्जांपल 1, 2 से 3, इसका मतलब ये है कि ये बजाय इनके लेबल की इनकी पोजीशनिंग चेक करता है। सो दिस इज 0, 1, 2, 3 एंड 4। सो फर्स्ट पोजीशन इज दिस अप टू 3, तो जिसको ये एक्सक्लूड करेगा। सो 1 एंड 2 को ये यहाँ पर क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा।
तो ILOC के केस में पोजिशनल इंडेक्स का इस्तेमाल होता है डेटा एक्सेस करने के लिए, और LOC के केस में ये लेबल्ड इंडेक्स होगा. सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अगला हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. हियर इट इज आस्किंग दैट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ गिवन कोड. इंपोर्ट pandas as pt as equal to pd dot series ब्रैकेट में 2. नाउ इंडेक्स इक्वल टू रेंज, और उसके बाद इसे प्रिंट करो. सबसे पहले हम देखते हैं कि रेंज 3, 9 एंड 3 का मतलब ये है स्टार्ट होगा 3 से, स्टेप वैल्यू 3 की मतलब नेक्स्ट वैल्यू 6 होगी. 6 के बाद जैसी ये वैल्यू 9 होगी विच विल बी एक्सक्लूडेड इन द रेंज. सो ये एक्सक्लूड हो जाएगा, इसका मतलब ये लूप 2 ही बार चलेगा. तो रेंज मेथड आपको 2 वैल्यूज रिटर्न करेगा 3 एंड 6. और इसके बाद में यहाँ पर ये चूंकि आप देखें एक स्केलर वैल्यू है, तो ये स्केलर वैल्यू यहाँ पर रिपीट हो जाएगी 2 टाइम्स. सो द सीरीज जो होगी हमारी वो कुछ इस तरीके से रेडी होगी, जिसके इंडेक्स होंगे 3 एंड 6 और वैल्यूज होंगी 2, 2. बेसिस ऑन दिस यू कैन सी द ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. तो ये तो बात हुई इस क्वेश्चन की. अगला हमारा क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइब्रेरी. Pandas is a library. Matplotlib is also a library. PyPlot is basically a module, or you can say the interface of this Matplotlib. तो ये तो लाइब्रेरी नहीं होती. और NumPy is also a library, Panda library. So, sorry, Python library. So option C is correct for this. PyPlot is basically a module, you can say. अगला हमारा क्वेश्चन है that is question number 12. Here it is asking that what will be output of given code. Import pandas as pt as equal to pd dot series. There are 4 values given. Index is again this. Now print s70 plus 80. Now you can notice here value भी हमारी 80 और 70 और index में भी 70 80 है. तो जब आप लिखेंगे s70 plus say s80, it means that कि ये index की बात कर रहे हैं ना कि value की. तो बेसिस ऑन दिस 70 की जो वैल्यू है कोरस्पॉन्डिंग दैट इज योर 70 ऑब्वियसली, एंड 80 की जो वैल्यू है दैट इज योर 12. सो इट विल बी 82. सो द आंसर वुड बी 82. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ राइट द आउटपुट ऑफ गिवन कमांड. अगेन इंपोर्ट pandas देन सीरीज 8261 के साथ में एक सीरीज बनी हुई है. हियर इट इज सेइंग दैट s.sort underscore values dot head. Now we all know that head is basically used to display top order rows. Now top order rows को तो ये display करेगा, but by default it display you 5 rows if no argument is passed or no value is passed in the bracket of this head. तो इसका मतलब चूंकि हमारी सीरीज में 8 है, 2 है, 6 है और 1 है, और इसकी जो इंडेक्सिंग होगी दिस विल बी 0 1 2 3. तो ये केवल 4 ही वैल्यूज को रिटर्न करेगा, ना कि अपने आप यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर देगा. तो 4 वैल्यू है तो सिर्फ 4 को ही रिटर्न करेगा. अगर ये 3 होती तो सिर्फ 3 वैल्यू को रिटर्न करता है अकॉर्डिंग टू दिस सिंटेक्स. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दिस विल बी ऑब्वियसली योर. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है जो मैं भूल गया, वो ये कि यहाँ पे हमने इसे सॉर्टिंग भी किया है. सो जब आप सॉर्टिंग करेंगे तो वैल्यू की बेसिस पे सॉर्टिंग होगी. सो दिस विल बी 3 1, देन 1 के बाद 2 दैट इज 1 2, देन उसके बाद में 2 6 एंड देन 0 8. तो 3 1 2 0 का जो सीक्वेंस होगा आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट वन. सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 14 इज आस्किंग दैट वैल्यू एंड साइज ऑफ सीरीज इज. नाउ जो सीरीज होती है ये वी ऑल नो दैट कि ये वैल्यू म्यूटेबल होते हैं, और जो साइज इनका होता है दैट इज इम्यूटेबल. मतलब जो साइज आपने पहले दे दी वो फिक्स रहती है. जब आप कोई वैल्यू इसमें डालते हैं तो सीरीज को नया मेमोरी एलोकेट हो जाता है. सो इसका मतलब इसका जो वैल्यू होता है दैट इज म्यूटेबल, साइज इज इम्यूटेबल. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट टू डिस्प्ले लास्ट एलिमेंट ऑफ ए सीरीज ऑब्जेक्ट एस ऑफ शेप 8. लेट सपोज शेप 8 का मतलब देयर आर टोटल 8 एलिमेंट्स. सो इसकी जो इंडेक्सिंग होगी दिस विल बी लाइक 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और जो भी इसकी वैल्यूज होंगी. अगर इसके लास्ट एलिमेंट को आपको डिस्प्ले करना है तो ऑब्वियसली S7 तो करेक्ट होगा क्योंकि लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू 7 है. द नेक्स्ट इज सेइंग S-1. तो बिकॉज सीरीज जो होता है वो नेगेटिव इंडेक्स को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए ये रॉन्ग होगा. नाउ इफ यू सी द ऑप्शन नंबर सी इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, S-1 कोलन.
नाउ इट इज एक्चुअली स्लाइसिंग वी आर डूइंग हियर, और जब आप स्लाइस करते हैं तो वहां पे रिवर्स ऑर्डर में आप स्लाइसिंग कर सकते हैं, और रिवर्स ऑर्डर में करने के लिए हम जो पोजीशन है उसे -1 के फॉर्म में दे सकते हैं। तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे सो दिस विल डेफिनेटली शो यू 7। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है दिस विल बी करेक्ट वन। मैं इसे एक बार आपको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। सो एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन राइट नाउ दिस इज पाइथन शेल। मैं इस कोड को यहां से एग्जीक्यूट करता हूं। सो नाउ यू ऑल कैन नोटिस यहां पर ये सीरीज आ गई। सो अगर आप लिखते हैं S7 तो डेफिनेटली ये आपको लास्ट वैल्यू डिस्प्ले करेगा। अगर आप लिखते हैं S से फॉर एग्जाम्पल ब्रैकेट में -1, एंड अगर आप इसमें केवल कोई कोलन ना डालें और सीधे इसे एग्जीक्यूट करें तो ये की एरर शो करेगा। लेकिन अगर आप लिखते हैं S-1 कोलन और तब अगर आप एग्जीक्यूट करें तो इट विल शो यू द लास्ट वैल्यू। सो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमने जो अभी डिस्कस किया ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये दोनों ही यहाँ पे करेक्ट होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ गिवन कोड, इंपोर्ट pandas, फिर s इक्वल टू दीज आर दी वैल्यूज एंड दीज आर दी इंडेक्स। यहाँ पर ये बोल रहा है s डॉट ILOC ब्रैकेट में 1। नाउ अगेन यहाँ पे 1 का मतलब ये इन वैल्यू की पोजीशन को चेक करेगा। सो दिस इज एक्चुअली इफ यू सी इस सीरीज को अगर हम यहाँ पे लिखें तो 4 3 2 1 0 और उसके बाद 10 20 30 40 एंड 50। ILOC जो होता है वो पोजिशनल इंडेक्सिंग को फॉलो करता है। पोजिशनल का मतलब जो आपने लेबल्स डाले हुए हैं यहाँ पे उनको वो नहीं देखेगा। पोजीशन वाइज अगर आप देखें सो दिस विल बी 0 1 2 3 4, तो 1 का मतलब ये 20 को रिटर्न कर देगा। सो आंसर वुड बी 20। अगला हमारा क्वेश्चन है df.fillNA ब्रैकेट में मेथड इक्वल टू पैड विल डू व्हाट। वेल जो पैड यहाँ पर मेथड में हमने आर्गुमेंट पास किया, जो पैरामीटर पास किया है fillNA में, ये एक्चुअली क्या करता है। वेल सबसे पहली बात तो ये कि fillNA क्या होता है कि अगर आपके पास कोई से फॉर एग्जांपल इस तरह से सीरीज है A और यहाँ पे आपने डाला हुआ है नल या NaN, तो जो भी नल वैल्यूज होती है उनको रिप्लेस करने के लिए हम fillNA का इस्तेमाल करते हैं। और मेथड इक्वल टू यदि आप पैड कर दें तो जिस पोजीशन पे आपने वैल्यू को रिप्लेस करना है उसके ऊपर की वैल्यू को ये क्या करता है, या उसके ऊपर की जो मिसिंग वैल्यू के ऊपर जो वैल्यू होती है उसके पहले जो प्रीवियस वैल्यू होती है उसे वो क्या करता है, रिप्लेस करता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दिस विल बी रिप्लेसेस द मिसिंग वैल्यू बाय द वैल्यू बिफोर द मिसिंग वैल्यू, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बाकी तीनों जो होंगे इसमें करेक्ट नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है टू डिस्प्ले रो लेबल्स फ्रॉम डेटा फ्रेम TF वी कैन यूज व्हाट। जब भी रो लेबल को डिस्प्ले करने की बात होती है देयर आर 3 थिंग्स, एक एक्सिस है, एक कॉलम्स है और एक होता है हमारे पास में इंडेक्स। सो एक्सिस जो होता है ये दोनों के लिए होता है, मतलब कॉलम और रो दोनों के लिए। कॉलम इज फॉर ओनली कॉलम, इंडेक्स इज ओनली फॉर रो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दिस विल बी ऑप्शन नंबर सी df.index। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगर आपको इन सभी MCQs की और डिटेल में प्रैक्टिस कर दी है या इसका ट्यूटोरियल वीडियो आपको चाहिए तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी हो सकता है आपको लिंक डिस्प्ले हो रहा हो। सो आई सजेस्ट यू कि आप प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाएं, वहां पे आपको सबके ही लिंक मिल जाएंगे। इनफैक्ट मेरी वेबसाइट पे जाके इससे रिलेटेड नोट्स, इससे रिलेटेड MCQ की प्रैक्टिस पेपर का डाउनलोड भी आप कर सकते हैं और ऑनलाइन टेस्ट भी आप देना चाहें दैट इज ऑल्सो लाइव देयर। अगला हमारा क्वेश्चन है बिलू हैज क्रिएटेड अ डेटा फ्रेम सेल नाम से। ये हमारा अब डेटा फ्रेम है, उसका मैनेजर उसको बोलता है कि आपको टोटल नंबर ऑफ कॉलम को काउंट करना है। तो आप देखेंगे देयर आर टोटल 5 कॉलम्स। हम इसके लिए कौन सा कमांड लेंगे? पहली बात तो ये कॉलम्स फाइंड करने के लिए हम जो एट्रीब्यूट यूज करते हैं दैट इज योर कॉलम्स। अब इसे काउंट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे लेन मेथड का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दिस विल बी ऑप्शन नंबर सी। काउंट जो यहाँ पर आप देखेंगे सेल डॉट कॉलम डॉट काउंट, इट इज रॉन्ग। एक्चुअली आप सेल डॉट कॉलम्स तो कर सकते हैं बट आप जानते हैं कि काउंट को हमें ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करना होता है कुछ इस तरीके से। सो कॉलम के साथ आप काउंट इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, आप चाहते तो सेल डॉट काउंट कर सकते हैं, वहां पर ये काउंटिंग काम करता है, लेकिन ये
नल वैल्यूज को या मिसिंग वैल्यूज को काउंट नहीं करता है। तो आइडियली जो लेन एक ग्लोबल मेथड आप बोल सकते हैं कि जो कि पाइथन में इंडिपेंडेंटली अवेलेबल है, जिसका इस्तेमाल करके आप अलग अलग तरीके से काउंटिंग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में लेन सेल डॉट कॉलम जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सेम इसी डेटा फ्रेम के लिए आपको फाइंड करना है टोटल सेल ऑफ ऑल 3 मंथ्स, मतलब जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च का टोटल करना है और उसको नए कॉलम में डालना है। तो जब आपको नए कॉलम में डालना है तो इसका जो बेसिक फंडामेंटल है, जब आप किसी कॉलम को एक्सेस करते हैं तो सेल ब्रैकेट में कुछ इस तरह से उसका नाम लिखते हैं। दूसरा आप कर सकते हैं सेल डॉट टोटल। प्रॉब्लम क्या है कि सेल डॉट टोटल अगर आप करते हैं और इसमें कुछ वैल्यू आप असाइन करें तो अगर ये कॉलम एग्जिस्ट करेगा तो ये अपडेट कर देगा, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये डॉट मेथड के द्वारा आप नया एक्सटेंशन या नया कॉलम बना नहीं सकते। लेकिन अगर आप सेल के ब्रैकेट में टोटल को एज ए स्ट्रिंग पास करें, एज ए लेबल पास करें और उसके बाद इसमें जो वैल्यूज आप असाइन करें, अगर ये कॉलम एग्जिस्ट कर रहा है तो अपडेट होगा, अगर कॉलम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो नया कॉलम रेडी होगा। तो उस बेसिस पे अगर आप देखें कि हमने पहले सेल डॉट जनवरी प्लस सेल डॉट फरवरी प्लस सेल डॉट मार्च किया, लेकिन यहाँ पे डॉट टोटल लगाया तो वो सही नहीं। लेकिन सेल टोटल इन दोनों में वाजिब है, लेकिन यहाँ पर ये डॉट जेन करेंगे तो ये भी चलेगा। और इस तरह से कि अगर आप लेबल्स का इस्तेमाल करते हुए इसे कॉल करेंगे, ऐड करेंगे तो ये भी चलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ बी एंड सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हियर इट इज आस्किंग दैट अगेन सेम क्वेश्चन में कि अब आपको सेल दिखानी है केवल मार्च की और उसके साथ सेल्समैन का नाम भी आपको डिस्प्ले करना है। तो अगर आप इस कॉलम को ध्यान से देखें, जो ये डेटा फ्रेम अगर आप देखें तो हमें नेम डिस्प्ले करना है और मार्च को डिस्प्ले करना है। तो अगर आप लिखेंगे सेल ब्रैकेट में अगर आप लिखते हैं नेम कॉमा मार्च, तो पाइथन के लिए ये अननोन स्ट्रिंग होगी क्योंकि वो इसे एज ए वेरिएबल ट्रीट करने की कोशिश करेगा। अगर आप कोलन लगा के इस तरह से करें तो ये इसको लिस्ट कंसीडर करेगा, लेकिन वो लिस्ट सेल के साथ एसोसिएट नहीं कर पाएगा बिकॉज दिस इज नॉट द करेक्ट वे। सो अगर आप इसकी वैल्यू को दोनों को एक साथ दिखाना चाहते हैं तो इसको आपको अंदर में एक और लिस्ट के फॉर्म में डिस्प्ले करना होगा, सो दैट इन दोनों को ये इंडिविजुअल इसके कॉलम अंडरस्टैंड करेगा, फिर उनकी बेसिस पे सेल के थ्रू इनको क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर पाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर। सो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसका जो आंसर होगा दिस विल बी ऑप्शन बी। अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम, स्केलर वैल्यू, सीरीज, डिक्शनरी या नन। तो हम डेटा फ्रेम स्केलर वैल्यू से भी बना सकते हैं, सीरीज से भी बना सकते हैं, डिक्शनरी से भी बना सकते हैं। तो आंसर होगा नन ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग बुलियन इंडेक्स्ड एलिमेंट्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड विथ LOC। वेल, अगर आप किसी डेटा फ्रेम की इंडेक्सिंग बुलियन करते हैं लाइक ट्रू एंड फॉल्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनको हम LOC में इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर लेबल्स और LOC लेबल किसी भी तरह के हों उनको सपोर्ट करता है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू हियर। एंड टू डिवाइड अ डेटा फ्रेम इनटू 2 बेस्ट सुटेबल इंडेक्सिंग इज बुलियन इंडेक्सिंग, दैट इज आल्सो एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि ज्यादातर बुलियन इंडेक्सिंग का मतलब इसमें 2 कैटेगरी, या तो ट्रू या फॉल्स। इसका मतलब आप 2 सबसेट में इसको बहुत ही आसानी से डेटा फ्रेम को डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दिस विल बी बोथ आर ट्रू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Now here question number 24 is saying that to display total number of rows and columns, which of the following can be used? So there is size, there is shape, there is value, there is dim. So total number of rows and total number of columns इंडिविजुअली आपको डिस्प्ले करना है। साइज जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर देगा। जैसे आप नीचे इस डेटा फ्रेम को देखें तो देर आर 4 एलिमेंट्स, so 4 into 3 12, तो ये आंसर करेगा 12। शेप को अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये बताएगा कि देर आर 4 रोज एंड 3 कॉलम्स। सो इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि शेप जो एट्रीब्यूट होता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। वैल्यू जो होता है वो एरे के फॉर्म में डेटा फ्रेम को रिटर्न कर देगा और एंड डिम आपको बताएगा देर आर 2 डायमेंशंस, मतलब इसका जो रिटर्न होगा आंसर वो 2 रिटर्न होगा। सो द आंसर वुड बी शेप। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25। अगेन देर इज अ डेटा फ्रेम बाय द नेम ऑफ पार्टी, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो चंदू ने ये डेटा फ्रेम रेडी किया, नाउ ही वांट्स टू रीनेम ऑल द इंडेक्स बाय 1 2 3 4। इंडेक्स इन द सेंस ये जो श्याम, चरण, लल्ला
और कर्मू है इसको हमें 1 2 3 4 से रिप्लेस करना है। तो जब भी रिप्लेसमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली हम रीनेम मेथड का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर इंडेक्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंडेक्स एट्रीब्यूट का, और यहाँ पर हमें डिक्शनरी का इस्तेमाल करना होता है। सो देयर आर 3 थिंग्स। जब भी आप किसी भी डेटा फ्रेम के कॉलम या रो को चेंज करना चाहते हैं, रीनेम मेथड इस्तेमाल करेंगे, रो के लिए इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं, कॉलम चेंज करने के लिए कॉलम्स एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे, और वैल्यूज को रिप्लेस करने के लिए हम डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं, जहां हमको बताना पड़ेगा कि श्याम को हम 1 से करेंगे, चरण को 2 से करेंगे, लल्ला को 3 से करेंगे, कर्मू को 4 से करेंगे। बेसिस ऑन दिस फंडामेंटल इफ यू लुक एट दी ऑप्शंस गिवन, आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंडेक्स इक्वल टू श्याम कोलन 1, चरण कोलन 2, लल्ला कोलन 3, कर्मू कोलन 4। ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो उस समय तो ये रिप्लेस करेगा, लेकिन परमानेंटली रिप्लेस नहीं करेगा। इसके साथ एक और रूल आपको बाइंड करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि इन प्लेस इक्वल टू आपको करना होगा ट्रू। सो उस बेसिस पे अब हम देखें जरा नेक्स्ट ऑप्शन को, पार्टी डॉट रीनेम इंडेक्स में ये जो हमने डिक्शनरी इस्तेमाल की, कॉमा लगा के इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 26 इज सेइंग while merging two data frames df1 and df2 we want to raise error if duplicate rows are found, मतलब लेबल्स फाउंड होते हैं। तो इसके लिए इनमें से कौन सा कोड करेक्ट है? ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट कि अपेंड मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं मर्ज करने के लिए। यहाँ पर दो सही पैरामीटर्स हैं, वन इज इग्नोर इंडेक्स और दूसरा है वेरीफाई इंटीग्रिटी। अगर आप वेरीफाई इंटीग्रिटी को ट्रू कर देंगे तो इसका मतलब ये डुप्लीकेट रोज को ऐड नहीं होने देगा, और अगर आप इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स को ट्रू कर देंगे तो ये डुप्लीकेट रोज अगर फाइंड होंगे या मिलेंगे मर्ज करने के दौरान, तो उनके लिए वो आपको एरर प्रेजेंट कर देगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। सो आप हमेशा ध्यान रखें, इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स जो एट्रीब्यूट होता है वो चेक करने के लिए होता है कि जब दो डेटा फ्रेम को हम मर्ज कर रहे होते हैं तो कहीं उसमें कोई डुप्लीकेट रो लेबल्स तो नहीं है। अगर डुप्लीकेट रो लेबल्स हैं तो आप एरर शो कर दें। अगला हमारा क्वेश्चन है, सुमित वांट टू क्रिएट 1 लाइन एंड 2 हॉरिजॉन्टल चार्ट, बट उसको इन दोनों का मेथड समझ में नहीं आ रहा है कौन सा लेना है। लाइन चार्ट के लिए बाय डिफॉल्ट हम प्लॉट इस्तेमाल करते हैं और हॉरिजॉन्टल के लिए बार एच का इस्तेमाल होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which of the following is correct syntax to display histogram using data frame df? तो डेटा फ्रेम के द्वारा अगर आपको हिस्टोग्राम रेडी करना है तो डेटा फ्रेम पैंडा का पार्ट है और पैंडा लाइब्रेरी सपोर्ट करता है प्लॉट मेथड को। तो यू कैन डायरेक्टली राइट df.plot और ब्रैकेट में किस टाइप का प्लॉट है ये, इसको बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं काइंड एट्रीब्यूट का, और इसमें जाके चूंकि हम हिस्टोग्राम की बात कर रहे हैं तो ब्रैकेट में हमें डालना होगा काइंड इक्वल टू हिस्ट। तो इसका मतलब इस करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा दिस विल बी ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 29 इज सेइंग दैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देयर आर 2 स्टेटमेंट्स गिवन अगेन। Python Panda also have their own plot for visualization as plot of matplotlib। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया तो ये ट्रू है। We cannot create chart using data frame containing data stored in CSV file। अब हमने कोई डेटा फ्रेम बनाया है जिसमें कि जो डेटा है वो CSV फाइल से हमने इंपोर्ट किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी बेसिस पे फिर हम चार्ट रेडी नहीं कर सकते। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दिस विल बी स्टेटमेंट 1, या यहाँ पे मैंने ए बी कर दिया, यू कैन टेक इट टू ए बी। स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट बी इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। अगला हमारा क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट लीजेंड इज लोकेटेड एट डैश कॉर्नर ऑफ द प्लॉट। वी ऑल नो दैट। आप इस क्वेश्चन में नीचे भी ध्यान से नोटिस करें, राइट साइड में ये कॉर्नर में दिख रहा है, तो अपर राइट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हालांकि ये मिस्टेक है लेकिन जो फाइनल पेपर होगा उसमें ये मिस्टेक नहीं होगी। अगला हमारा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द चार्ट टाइप। सो दिस इज यू कैन सी लुकिंग लाइक कॉलम चार्ट, बट यू कैन से कॉलम चार्ट, बट जब कॉलम्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है सो दैट इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज व्हाट, नॉट कंसीडर्ड, यू कैन आइडेंटिफाई इट एज हिस्टोग्राम, जो रेंज ऑफ वैल्यूज को
डेपिक्ट करने के लिए, प्लॉट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 इज आस्किंग टू सेव ए डेटा फ्रेम टू अ टेक्स्ट और CSV फाइल वी कैन यूज व्हाट। CSV फाइल मतलब डेटा फ्रेम से डाटा को हमें CSV फाइल में सेंड करना है, मतलब हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं टू CSV। अगर CSV से डेटा फ्रेम में इंपोर्ट करना चाहते हैं उस समय हम इस्तेमाल करते हैं read_CSV का। सो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ें, डेटा फ्रेम टू CSV, तो हम टू CSV का इस्तेमाल करेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला हमारा क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन read_CSV टू अवॉइड पर्टिकुलर रोज। अब सपोज दैट कि ये CSV फाइल है और हमको इसमें 1 नंबर की रो को डेटा फ्रेम में नहीं सेंड करना है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्किप रोज एट्रीब्यूट का। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं CSV टू डेटा फ्रेम डेटा ट्रांसफर करने के लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा MCQs के लिए। हो सकता है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब तक वो वीडियो आपको मेरे चैनल में अवेलेबल हो जाएगा, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसे जरूर देखें। ऊपर आई बटन पर उसका लिंक आपको मिल जाएगा, अगर ना मिले तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका लिंक CSV फाइल MCQs का भी प्राप्त कर सकते हैं। वहां से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा CSV फाइल को या उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट एज वेल एज उससे रिलेटेड MCQs। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये डेटा फ्रेम दिख रहा है आपको। नाउ इस डेटा फ्रेम की बेसिस पे हमें एक CSV फाइल बनानी है lib.csv, और इसमें 2 कॉलम हमें लेने हैं, या इस डेटा फ्रेम के 2 कॉलम हमें एक्सपोर्ट करने, bname और bprice। सबसे पहली बात, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे टू CSV मेथड का। यदि हम स्पेसिफिक कॉलम्स को ही एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा कॉलम्स एट्रीब्यूट का, जहां पे लिस्ट के फॉर्म में हमें कॉलम्स को मेंशन करना होता है। बेसिस ऑन दिस फंडामेंटल इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, तो lib.csv हमें बनाना है और कॉलम्स इक्वल टू लिस्ट के फॉर्म में bname और price को हमें सेंड करना होगा। So the correct answer would be option number B only for this question. Finally जो हमारा last question है, it is saying that by default read_CSV uses the value of first row as column header। बिल्कुल सही बात है। जैसे ये आपका एक CSV फाइल है, इसकी बेसिस पे अगर जैसे आपने कोई डेटा फ्रेम बनाया df डॉट से फॉर एग्जाम्पल read_CSV, ठीक है, और यहाँ पे हमने CSV फाइल का नाम दे दिया, तो जब आप ये डेटा फ्रेम देखेंगे तो इस CSV फाइल का जो पहला रो है वो इसका यहाँ पर कॉलम हेडर के रूप में दिखने लगेगा bname। अब ये बोल रहा है कि आपका इसमें से कौन सा ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो कि इस कॉलम हेडर को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, इसको एज ए डेटा इस्तेमाल करेगा। इसके लिए जो आर्ग्यूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड हेडर, लेकिन हेडर को हम read_CSV में असाइन करेंगे नन। तो जब आप हेडर इक्वल टू नन कर देंगे तो उस पर में क्या होगा कि जब CSV फाइल का डेटा फ्रेम में आएगा तो उसकी जो फर्स्ट रो है या जो कॉलम हेडर है वो नॉर्मल डेटा बन जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट उस दौरान होगा, जैसे यही डेटा फ्रेम है तो आप देखेंगे ये 0 1 2 हो जाएगा और इसके नीचे b कोड, bname एंड सो ऑन जो होंगे वो नॉर्मल डेटा के रूप में ट्रीट होने लगेंगे। सो इस क्वेश्चन का आंसर है हेडर इक्वल टू नन। जहां तक बात है हेडर इक्वल टू फॉल्स, तो ये एक्चुअली to_CSV मेथड में हम इस्तेमाल करते हैं जब किसी डेटा फ्रेम का जो कॉलम हेडर होता है या कॉलम लेबल होता है उसे एज ए डेटा हमें किसी CSV फाइल में स्टोर ना करवाना हो। सो इन दोनों का डिफरेंस को सिर्फ ये ध्यान रखें कि जब read_CSV होगा तो हेडर इक्वल टू नल लेना है रीड में, और राइट करते समय मतलब to_CSV के केस में हेडर इक्वल टू फॉल्स हमें लेना होता है। So this is how we all can understand all the answer of this question paper। इस क्वेश्चन पेपर को यदि ऑनलाइन आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं या अपने रेफरेंस में डाउनलोड लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट जाएं www.techtipnow.in। वहाँ सैम्पल पेपर में जाएंगे तो ये आपको पेपर डाउनलोड करने को मिल जाएगा, और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट सेशन में या ऑनलाइन टेस्ट सेक्शन में जाके आप इसे दे भी सकते हैं, एग्जाम भी दे सकते हैं और अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस उम्मीद के साथ कि ये जो मॉक टेस्ट का आज का सीरीज था ये भी आपको हेल्प करेगा चीज़ों को समझने में, आपकी प्रैक्टिस और इम्प्रूव करने में, आपके कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करने में। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माय चैनल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल। बाय बाय एंड टेक केयर।